तो चलिए आज हम लोग ट्रेडिंग करना सीखते हैं। ट्रेडिंग के 4 नियम हैं जिसको सब कुछ आता है, जो एक्सपर्ट है उसको भी इनको फॉलो करना पड़ता है और इन 4 नियमों के अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस, आपकी पूरी ट्रेडिंग, आप एक एक्सपर्ट बनने की कगार पर रहते हैं अगर इनको आप फॉलो करते हैं। पहला नियम ट्रेडिंग का कि जो स्टॉक मार्केट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर 3 ही काम कर सकता है, या तो वो ऊपर जा सकता है, या फिर वो नीचे जा सकता है, या फिर वो कुछ नहीं करेगा, वो वहीं पर रहेगा। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वहीं पर खड़ा हुआ है तो फिर ये नियम का कैसे है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन जो करते हैं उनसे पूछो, अगर स्टॉक वहीं पर खड़ा रहता है तो ऑप्शन जो बाय करते हैं उनको कितना बड़ा नुकसान होता है और जो सेल करते हैं उनको कितना बड़ा फायदा होता है। सो ये भी एक नियम का पार्ट है कि स्टॉक वहीं पर भी रह सकता है उस पर्टिकुलर टाइम, थोड़ा बहुत ऊपर जाके जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, बट अल्टीमेटली उस टाइम पीरियड में वहीं आ जाएगा जहाँ से वो शुरू। कोई स्टॉक उस टाइम पीरियड अपने टाइम पीरियड के अंदर, जैसे हमने ये एक दिन का एक कैंडल सेलेक्ट कर रखा है, तो इस दिन को अगर हम चेक करते हैं, अगर ऊपर गया है स्टॉक तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो ऊपर एक विक क्रिएट करेगा, जैसे ये डंडी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर ऊपर चालू करने से पहले, ऊपर जाना चालू करने से पहले थोड़ा सा नीचे भी जाके आए तो नीचे भी एक डंडी बनाएगा। तो अपर वर्जन को हम क्या बोलेंगे, जो डंडी का ऊपर वाला हिस्सा है उसको विक को उसको बोलेंगे हाई, और जहां ये जो पेट वाला जो हिस्सा है ये खत्म हुआ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे क्लोज, और जो पेट का नीचे वाला हिस्सा इसको हम बोलेंगे ओपन, और जो नीचे वाला हिस्सा है विक का इसको हम बोलेंगे लो, कहां तक नीचे तक जाके आया है। अगर ग्रीन कैंडल है, अगर स्टॉक उस पीरियड के अंदर ऊपर गया है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, तो नीचे वाला जो पेट का हिस्सा वो ओपन रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा क्लोज रहेगा, सिंपल। अगर दूसरा काम क्या कर सकता है स्टॉक, वो जा सकता है नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, वो रेड कैंडल इस टाइप से या फिर इस टाइप से वो रेड कैंडल बनाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब, ऊपर वाला जो विक का हिस्सा है, ऊपर वाला डंडी का जो हिस्सा है, उसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाना चालू हुआ, और लास्ट में जो नीचे वाला डंडी का, इसका मतलब वो उतना नीचे तक गया, बट बंद होते होते उस टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया, बट अल्टीमेटली स्टॉक क्या गया, नीचे गया उस टाइम पीरियड के अंदर। अगर इस टाइप का आपको कैंडल बनने को मिलता है, यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी गया और ऊपर भी गया, बट अल्टीमेटली जब तक मार्केट बंद हुआ तब तक स्टॉक वहीं पर आकर बंद हो गया। तो हमारे जो नियम थे, पहला नियम जिसके अंदर स्टॉक क्या कर सकता है, 3 काम कर सकता है, ऊपर जा सकता है उस टाइम पीरियड के अंदर ग्रीन कैंडल, नीचे जा सकता है रेड कैंडल, या फिर वो वहीं रह सकता है उस टाइम पीरियड के अंदर। अब क्या होगा कि ये बहुत सारी कैंडल्स आपस में मिलकर एक चार्ट क्रिएट करेंगी। तो चार्ट क्या करेगा, एक पैटर्न्स के अंदर चलेगा। तो जो कंप्लीट जितने भी चार्ट बनते हैं उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं, उनके अप्स एंड लोज को जोड़ेंगे, तो वहां पर हमेशा W सिग्नल बनता रहेगा, W या फिर रिवर्स M सिग्नल बनता रहेगा। और जब उन W एंड रिवर्स M जो सिग्नल्स हैं उनके जब हम अप्स को एंड लोज को जब आपस में जोड़ते हैं तो हमें ओवरऑल 5 ही टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और टोटल जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, कंप्लीट स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न्स, इन 5 ही पैटर्न्स के अंदर चलता है, छठवां पैटर्न ही नहीं है। तो फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल कि स्टॉक मार्केट के अंदर 5 ही टाइप के पैटर्न्स के अंदर स्टॉक चलता है। पैटर्न्स बनते कैसे हैं, पैटर्न बनाने के लिए सिंपली आपको जो लाइन वाला सेगमेंट है इसको चूज करना है और यहाँ पर अपने को लाइंस ड्रॉ करनी है। बस लाइन से W या फिर रिवर्स M ड्रॉ करना है और हमारा पैटर्न बन जाएगा, सिंपल। इतना करने के बाद में जो कोई भी एंड है, ऊपर वाले जो एंड्स हैं उनको जोड़ देना आपस में, और नीचे वाले जो एंड्स हैं उनको जोड़ देना आपस में। अब ये जो W और जो रिवर्स M है ये बनता हुआ चला जाएगा आगे से आगे, और ये जो पैटर्न है हमारा ये शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से स्टॉक यहाँ पर गया, फिर इसके यहाँ से यहाँ पर गया, तो अब जो ये अपना लाइन है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। सो W या फिर M बनता रहता है और आगे से आगे वो शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे यहाँ पे W बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक W बना, हमने ऊपर वाले जो इंडिकेटर्स हैं इनको ज्वाइन किया और यहाँ पर नीचे वालों को ज्वाइन किया, हमारा ये पैटर्न बन गया। स्टॉक मार्केट के अंदर 5 ही टाइप के पैटर्न्स के अंदर स्टॉक चलता है। अब वो 5 कौन से पैटर्न्स हैं, एक फर्स्ट की स्टॉक क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ऊपर वाले लाइन के पास जाएगा तो फिर वापस नीचे आएगा, नीचे वाली लाइन के पास आएगा तो वापस ऊपर जाएगा, इस टाइप से चलेगा आगे। सेकंड, स्टॉक ऊपर जाएगा इस टाइप से, मतलब कि स्टॉक नीचे वाली लाइन के पास में आएगा तो ऊपर वाली लाइन को टच करने के लिए भागेगा, और ऊपर वाली लाइन को टच करेगा तो फिर नीचे वाली लाइन को टच करने के लिए आएगा, फिर ऊपर वाली लाइन को टच करने, फिर नीचे वाले।
तीसरा पैटर्न कि स्टॉक जो है वो नीचे वाले लाइन को पैटर्न्स को कि ऊपर वाले नीचे वाले लाइन को टच करेगा तो फिर ऊपर वाले लाइन को टच करने के लिए जाएगा, और फिर ऊपर वाले को टच करेगा फिर नीचे वाले को लाइन को टच करने आएगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोप में मार्केट चलेगा। अगला कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न कि यहाँ पर स्टॉक क्या करेगा, एक खोपचे के अंदर जाता हुआ नजर आएगा कि एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, स्टॉक का जो मूवमेंट है वो कम होता हुआ जा रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है। तो इस टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को 3 या 4 या 5 भागों में बाद में आगे डिवाइड कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ये नीचे की तरफ स्लोप रहती है और जो नीचे वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल रहती है, बट हो तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड सेकेंडली ऊपर वाली जो लाइन आती है ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है और नीचे वाली जो लाइन है ये कॉन्ट्रास्ट होती चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी होती चली जाती है, तो एक खोपचे में घुसता हुआ नजर आएगा। अगला हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर इस तरीके से रहें, इस टाइप का पैटर्न भी बन सकता है। और भी पैटर्न बन सकता है कि दोनों की दोनों ऊपर जा रही हैं बट नीचे वाला जो स्लोप है बहुत हाई जा रहा है, बट अल्टीमेटली वो क्या जा रहे हैं, एक पॉइंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जा रहे हैं। इस टाइप से इसके बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये चौथा पैटर्न है। जो पैटर्न बनता है वो होता है एक्सपेंडिंग, कि स्टॉक क्या होगा, पैटर्न एक्सपेंड करता हो जाएगा, जो स्टॉक के जो मूवमेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर हमें तकरीबन इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा, जब स्टॉक क्या है, एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, राइट। इसमें आपको बहुत सारे, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे स्टॉक ऊपर वाले को एक्सपेंड कर रहा है बट नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही एक्सपेंड हो रहे हैं, इस टाइप से भी आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि नीचे वाला तो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल और नीचे वाला एक्सपेंडिंग है, ये भी देखने को मिल सकता है, बट अल्टीमेटली एक्सपेंडिंग है। ये 5 ही तरीकों में चलता है, इसके अलावा छठवां बनाता ही नहीं है। ये हो गया रूल नंबर 2। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि स्टॉक जिस टाइप से भी मूवमेंट देगा, जैसे भी मूवमेंट देगा, वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा और पैटर्न बनाते हुए आगे चलेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो वो अगर एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जब शिफ्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टॉक है इस पैटर्न के अंदर चल रहा था और यहाँ से जैसे ब्रेकआउट इसने दिया, ऊपर गया, तो इसने दूसरे ट्रेंड या फिर दूसरे पैटर्न को फॉलो करना चालू कर दिया जो कि अपवर्ड मूविंग था, राइट। तो अब यहां पर जब भी कोई भी स्टॉक एक पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे पैटर्न में जब शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिली कि स्टॉक 2 ही काम कर सकता है, या तो पैटर्न को फॉलो कर सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहीं पर सब पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स की लड़ाई है। और इसी चीज के अंदर जो लड़ाई है कि पर्टिकुलर स्टॉक इस पॉइंट के ऊपर आके क्या करने वाला है, उस लाइन को पास में आके, उसी चीज का हमें हेल्प करता है कौन, इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं, आपका जो ये वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम चार्ट है ये क्या है, एक इंडिकेटर है। ये जो साइड के अंदर ये जो चार्ट्स बन रहे हैं ये क्या है, ये एक इंडिकेटर्स है। इसी टाइप से अगर आप मूविंग एवरेज बनाते हो, तो मूविंग एवरेज आपने बनाया है ये क्या है, एक इंडिकेटर है। मतलब हर जो चीज आपकी हेल्प करे ये डिसाइड करने में कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके या तो बाइंग करनी चाहिए या फिर स्टॉक की सेलिंग करनी चाहिए, इस चीज में आपकी हेल्प करे, वो है इंडिकेटर। तो अगले नियम की तरफ बढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि कोई भी स्टॉक जो होता है वो ऊपर या फिर नीचे क्यों जाता है। सीधा सा रीजन है कि वो या तो बायर्स ज्यादा होंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा, सेलर्स ज्यादा होंगे तो स्टॉक नीचे जाएगा, सिंपल। इसी चीज का पता करने के लिए कि बायर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, बायर्स का जो खरीदने का जो मोमेंटम है वो कितना ज्यादा है, या फिर बायर्स एक्यूमुलेशन फेज से बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं, इस टाइप के जो तमाम जो हमारे जो सवाल होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम बाइंग और सेलिंग का डिसीजन बना सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर या आसपास में, उस चीज में हमारी हेल्प कौन करते हैं, इंडिकेटर्स। जो रूल नंबर जो 3 है वो हमें इसी चीज का, यही चीज बताता है कि हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो पर्टिकुलर बायर्स और सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और इनके अंदर हमारी हेल्प कौन करते हैं, इंडिकेटर्स। हर इंडिकेटर का अपना एक काम है। जैसे कोई इंडिकेटर है आपको स्ट्रेंथ बताता है, जैसे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर उस प्राइस पॉइंट के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है। किसी का कोई इंडिकेटर वो आपको मोमेंटम बता रहा है कि कितने मोमेंटम है उस स्टॉक के अंदर, कितना मतलब प्रेशर नीचे से बना हुआ है उसके ऊपर। कई जो इंडिकेटर हैं वो आपको बताएंगे कि जो नॉइस है उसको कम करके दिखाएंगे कि हाँ अभी जो इस पर्टिकुलर फेज के अंदर स्टॉक क्या है, जैसे मूविंग एवरेज की अपवर्ड ट्रेंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और अब कोई इंडिकेटर इस टाइप से होंगे कि आपको वो बता देंगे कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर अभी है, उससे बाहर नहीं निकला है। और कोई स्टॉक ये बता देगा कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, अभी खरीदना ठीक नहीं है। सही, हमारा जो इंडिकेशन दिखा रहा है कि हमें खरीदना चाहिए, बट वो हमें इंडिकेटर जो है वो मना कर रहा है। इस टाइप से हर इंडिकेटर का अपना काम है, वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर खरीदना है या फिर बेचना है। अब जैसे हम लोग कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए।
जैसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, अभी जैसे हम लोग पहले एक बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया, यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर इसने 2 लाइनें क्रिएट करवा दी, जब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब तक। अब हमें जब ये ऊपर गया है तो अब हमको यहाँ पर डिसाइड करना है इस लाइन के पास में आके कि क्या ये अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इस लाइन तक पहुंचने से जस्ट पहले स्टॉक ने वॉल्यूम अच्छा खासा हमको देखने को मिला है, बट उसके अगले ही दिन जब स्टॉक नीचे आया है तो हमें बिल्कुल वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत भारी इंडिकेटर है कि स्टॉक ऊपर तो जाना चाह रहा है बट ये ऊपर गया नहीं, जाना तो चाह रहा है बट गया नहीं है। तो ये हमें फ्यूचर में जो डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं उसके अंदर ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है हमारी। इसी के साथ में हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जब स्टॉक इस लाइन को टच करने आया है तो ये जो साइड में जो अपने को हॉरिजॉन्टल जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जो हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं, तो ये हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर्स का अच्छा खासा ट्रेड पहले हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इस लेवल के ऊपर जब स्टॉक आया था तो इस लेवल के ऊपर तो ऊपर जो रेजिस्टेंस वाला जो फेज है वहाँ पर रेजिस्टेंस अपने को अच्छा खासा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब हमें यहाँ पे बाय करना है कि सेल करना चाहिए। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि हाँ बाइंग तो बनती है यहाँ पर, क्योंकि सेलिंग तो नहीं बन रही है किसी भी एंगल से अभी तक, तो कि हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। पहला कि बायर्स अच्छे खासे थे, वॉल्यूम को देखने को मिला, और दूसरा जो वॉल्यूम चार्ट है इसको देखने को पर भी मिला कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है इतना ज़्यादा भारी, अभी तक भी बाइंग का ही मिल रहा है कि हमें सेल तो नहीं करना है। बट यहाँ पर ऊपर वाली लाइन है तो हमें सेल का इंडिकेशन, क्योंकि पैटर्न को देखते हुए तो सेल बन रहा है, बट सेलिंग का तो अभी तक कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं आया। अब से अगला जो कोई भी पैटर्न है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं RSI देखते हैं, RSI क्या इंडिकेट करता है कि अगर 20 से नीचे, अगर पर्टिकुलर कोई भी RSI का जो इंडिकेटर है ये 20 से नीचे है, इसका मतलब वो ओवरसोल्ड जोन में है, और अगर वो 80 से ऊपर है इसका मतलब वो ओवरबॉट जोन में है। ये RSI की जो इंडिकेटर है इसका सीधा सीधा मतलब होता है। बट अगर ये बीच में कहीं डोल रहा है इसका मतलब नॉर्मल है, ना तो ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, आप कुछ भी करो। तो यहाँ पर RSI तो हमारी कुछ हेल्प कर नहीं रहा है, तो हमें कोई दूसरा इंडिकेटर देख लेते हैं, क्योंकि हमें 2 इंडिकेटर्स जो हम देख रहे हैं अभी तक हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, मतलब सेलिंग करने को नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी किसी भी एंगल से। थर्ड जो इंडिकेटर है, जैसे हमें MACD स्ट्रेंथ हमने देख ली कि स्ट्रेंथ नॉर्मल है स्टॉक की। अब हमें जो स्ट्रेंथ, मोमेंटम और ये सारी चीजें एक साथ बता सकता है उस इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, MACD। तो MACD क्या कर रहा है यहाँ पर, MACD हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ऊपर की तरफ, मतलब रेड कैंडल को क्रॉस करते हुए, जो रेड लाइन है इसको क्रॉस करते हुए ब्लैक लाइन है वो कोशिश कर रही है, की नहीं है। तो यहाँ पर ये भी इंडिकेशन हमें नहीं दे रहा है कि हमें बाय करना है, इस चीज़ का भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। और सेलिंग, अब हमें ये लाइन बोल रही है सेल करना है, और बाकी जो इंडिकेशंस हैं वो बोल रहे हैं कि सेल भी नहीं करना है। तो अब हम क्या करें भाई, कोई तो इंडिकेशन हमें मिलना चाहिए। तो हम ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स साफ साफ बोल रहे हैं कि ना तो बाय करना है ना सेल करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आराम से बैठना है। अब जैसे ही स्टॉक नीचे आ गया, अब यहाँ पर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास में आके स्टॉक ने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो कि 2930 के आसपास अच्छा खासा पहले बाइंग सपोर्ट या बाइंग और सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से ये जो लाइन है बहुत भारी सपोर्ट बना हुआ, और यहीं पर यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैटर्न है उसकी लाइन भी है। एक तो ये सपोर्ट, दूसरा हमें पहले से इंडिकेशन मिला हुआ है कि जब इससे जस्ट पहले ऊपर वाली लाइन के पास में गया था तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला था हमें यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा खासा इसकी वजह से भी सपोर्ट भी देखने को मिला, क्योंकि जब हम इसको जूम आउट करते हैं तो हमें अच्छे से नजर आती है पिक्चर, ताकि हम पूरा वहाँ पर जितनी भी ट्रेडिंग हुई है पहले की उसका हम देख पाएँ। तो यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये देखो, यहीं पर सपोर्ट है पैटर्न का, यहीं पर सपोर्ट है उस प्राइस वॉल्यूम का, यहीं पर सपोर्ट है कि पहले जो ऊपर लाइन को टच करने गया था तब वॉल्यूम अच्छा खासा आया था, और यहीं पर हमें सपोर्ट है RSI का, हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट है नहीं ज़्यादा खास, क्योंकि 35 के आसपास है RSI, और
MACD है यहाँ पर, ये हमारी हेल्प कर रहा है। जब स्टॉक उस लाइन को टच करके ऊपर जाना जस्ट चालू करता है तो हमें MACD थोड़ी सी हेल्प कर देता है यहाँ पर, वो उस रेड को क्रॉस करके ब्लैक ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर MACD भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें एक बढ़िया ट्रेड बाइंग डिसीजन देखने को मिल जाता है यहाँ पर विद पर्टिकुलरली फिक्स्ड स्टॉप लॉस। और अब यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाती है कि हमें इसके नीचे गया तो स्टॉप लॉस, यहाँ पर कहीं पर भी हमें बाय कर लेना है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, पैटर्न सपोर्ट के ऊपर, और भी इंडिकेटर्स को हमने देखा वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इस टाइप से हमें जो इंडिकेटर्स हैं वो हेल्प करते हैं बाइंग और डिसीजन सेलिंग करने के लिए। ये हमारा यहाँ पर तीसरा नियम खत्म हो जाता है। इसी के साथ में चौथा नियम चालू होता है। हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले उस पर्टिकुलर ट्रेड का हमें बेसिस जानना है कि वो ट्रेड हम ले क्यों रहे हैं, कारण क्या है। जितना आपके बेसिस में वजन होगा, जितना आपके फंडामेंटल में वजन होगा, जितना आपके लॉजिक में वजन होगा, आपको ये जो पर्टिकुलर फोर्थ जो नियम है ना, यही आपको जुआरियों से ट्रेडर्स में शिफ्ट करता है। बाकी ये पैटर्न्स हर जगह बनते रहते हैं, ये इंडिकेटर्स भी अपनी जगह पड़े रहते हैं, बट जिसके पास में रीज़न है ना उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने का, वही मेन ट्रेडर है, वही कमाने वाला ट्रेडर है, बाकी सब जुआरी हैं। अब जो रीज़न होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार न्यूज़ के बेसिस के ऊपर ही हो या फिर फंडामेंटल्स के बेसिस के ऊपर ही हो, कि मान लीजिए कोई कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, इन्हीं बेसिस के ऊपर आप पर्टिकुलरली चार्ट को देखकर भी रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये देखा था कि ऊपर वाले जब चार्ट के ऊपर वाले लाइन के पास में जब ये गया था तो इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिला था, बट नीचे आ गया। तो अब हमें ये क्या करने वाला, ये चीज़ हमें हेल्प करने वाली है जब ये सपोर्ट के ऊपर जाएगा। ये हमें रीज़न, ये एक रीज़न है, ओके। एंड अगेन जब ये सपोर्ट के पास में जाता है तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर पहले का वॉल्यूम का सपोर्ट देखने को मिलता है इस प्राइस के ऊपर। अगेन ये एक रीज़न है। तो ज़रूरी नहीं है कि रीजंस आपको आउटसाइड ऑफ द ऑल टेक्निकल्स की, जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं इनके बाहर ही आपको रीज़न दिखाई देंगे। आपको पर्टिकुलरली चार्ट को देखकर भी रीजंस फाइंड आउट करने मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। सो नाउ फाइनली हमें कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले 4 नियमों को ध्यान में रखना है हर बार। पहला क्या नियम है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 3 ही काम कर सकता है, या तो उस टाइम पीरियड के अंदर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या फिर वहीं रह सकता है। एक काम तो ये कर सकता है। दूसरा, अगर वो चलेगा तो पैटर्न में चलेगा, और वो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है कि ऊपर वाले पैटर्न की अगर ऊपर वाली लाइन के पास में है तो हमें सेलिंग डिसीजन का ज़्यादा ध्यान रखना है, और ब्रेकआउट का भी ध्यान रखना है अगर हो सकता है इंडिकेटर्स की हेल्प से, या फिर आपके पास में जो लॉजिक है उसकी हेल्प से। थर्ड, आपने को जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से ध्यान रखना है कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम का प्रेशर, बायर एंड सेलर्स का प्रेशर क्या है, वो इंडिकेटर्स की हेल्प से हमें पता करना है। जो फोर्थ काम है, जो सबसे बेस्ट और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो कि हर ट्रेडर को जुआरी से अलग करता है, वो है रीज़न। कि हमें हर ट्रेड लेने से पहले रीज़न, उस ट्रेड का लॉजिक पता होना चाहिए। और लॉजिक ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ बेस्ड ही हो या पर्टिकुलरली किसी कंपनी के थ्रू कोई बात आई हो वहाँ से ही हो। लॉजिक कुछ भी रीज़न हो सकता है आपका। यहाँ पर लॉजिक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये अगर सपोर्ट के पास में यहाँ पर खड़ा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये सपोर्ट के पास में यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसने नीचे एक हैमर कैंडल बनाया है, तो आपको ये भी एक लॉजिक हो सकता है कि हैमर कैंडल के जो जैसे ही ऊपर को क्रॉस करेगा तो मैं नीचे ट्रेड, सब नीचे का स्टॉप लॉस लेके ऊपर को ट्रेड लेगा। ये भी लॉजिक हो सकता है। इसी के साथ में अगर आप देख लेंगे कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है तो भी वो भी एक लॉजिक हो सकता है। तो इस टाइप से आपको जितने लॉजिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रीजंस, जितना स्ट्रॉन्ग रीजन, जितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा, उतना अच्छा आपके ट्रेड की, आपकी डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं, और यही पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के पूरे टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग का निचोड़ यही है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटजीज बनाना सीखेंगे, जो कि हम बना सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू, अलग अलग तरीक़ों से। सी यू सून।